सारी बातें उनको सुना दी। खैर, सूरज पालीवाल जी हिंदी साहित्य में, शिक्षा में तो उनका नाम है ही। विस्तृत परिचय डॉक्टर ऋतु शुक्ला भी देंगी, लेकिन मैं जो कुछ बातें कहना चाहूंगी अपनी ओर से, उन्होंने हिंदी आलोचना में बहुत गंभीर काम किया है। पत्र पत्रिकाओं में वो खबर लिख रहे हैं। मैं खास करके परिकथा में उनको लगातार पढ़ रही हूँ, और यहाँ जितने भी लोग हैं, साहित्य से परिचित जितने भी लोग हैं, सब उनसे भली भांति परिचित हैं। समकालीन उपन्यासों पर आज वो बात करने वाले हैं। जब हम समकालीन की बात करते हैं तो हिंदी साहित्य समकालीन उपन्यासों की दृष्टि से मैं समझती हूँ बहुत ही समृद्ध है। बहुत उपन्यास आ रहे हैं आजकल, प्रकाशन समस्या नहीं रह गई है, ये भी एक कारण है। तो अच्छी सभी चीजें आ रही हैं, लेकिन मैं अच्छी की ध्यान केंद्रित करूंगी। तो उपन्यास, बहुत ही अच्छे उपन्यास हिंदी में प्रकाशित हो रहे हैं। अभी हाल में कुछ उपन्यास जो मेरी निगाह से गुजरे हैं, मैं उनके विस्तार में नहीं जाऊंगी, लेकिन जो तत्कालीन घटनाएं हैं उन पर भी उपन्यास आ रहे हैं। हालांकि मैं उसे बहुत त्वरित मानती हूँ, और मुझे नहीं लगता है कि इधर घटना हो और उधर उपन्यास आ जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि जो घटनाएं हैं उनको भीतर सींचना चाहिए, पचाना चाहिए, उस पर चिंतन मनन हो तब लिखा जाए। लेकिन कोरोना काल पर धड़ाधड़ उपन्यास आ रहे हैं। पर्यावरण एक बहुत बड़ी समस्या है, न केवल भारतवर्ष की बल्कि पूरे विश्व की, और आज न केवल हिंदी में वरन अन्य भाषाओं में भी, इंग्लिश हो, मलयालम हो और विश्व की अन्य भाषाओं हो, सब में पर्यावरण पर हमें उपन्यास देखने को मिल रहे हैं। हमारे अपने देश में कई विमर्श केंद्रित उपन्यास आ रहे हैं, दलित विमर्श से संबंधित उपन्यास आ रहे हैं, स्त्री विमर्श तो बहुत जोर शोर से चल रहा है, और अल्पसंख्यक विमर्शों पर भी हमारे यहाँ उपन्यास आ रहे हैं। तो जहां तक मैंने देखा है, हिंदी में इस समय उपन्यासों की एक समृद्ध परंपरा कायम हो रही है, और हमें बहुत ही ये सुखद बात हमारे लिए कि इतनी अच्छी पुस्तकें, इतने अच्छे उपन्यास हिंदी साहित्य में उपलब्ध हैं। मुझे हमेशा अफसोस ये लगता है कि हिंदी साहित्य हिंदी में और हिंदी वालों के बीच में सिमट कर रह जाता है। कारण है, हम तो दूसरे लोगों के अनुवाद खूब पढ़ते हैं, इंग्लिश के अनुवाद पढ़ते हैं, अपने देश के अंदर बात करें तो मराठी के अनुवाद पढ़ते हैं, और बांग्ला के अनुवाद तो खूब ही पढ़ते हैं। लेकिन इधर से उधर जाने की क्रिया मैं देखती हूँ कि बहुत कम होती है। हिंदी साहित्य या हिंदी उपन्यासों की पहुंच दूसरी भाषाओं पर नहीं हो पाती है। ये स्थिति मुझे लगता है कि बदलनी चाहिए, और कोई ना कोई अगर आगे आता है तो ये जो परिवेश है ये जरूर बदलेगा, और हिंदी उपन्यास जो इतने समृद्ध हैं वो भी दूसरों तक जरूर जरूर पहुंचेंगे। इंग्लिश में एक उपन्यास आता है, चाहे वो भारतीय भाषा का इंग्लिश लेखक हो, सॉरी भारतीय इंग्लिश लिखने वाला हो, तुरंत उसका अनुवाद हिंदी में आ जाता है। लेकिन इधर से उधर जाने का नहीं होता, या बहुत शायद ही कभी होता है। हम लोग सूरज पालीवाल जी को सुनेंगे, जो कि इस विषय के विशेषज्ञ हैं। आज की रिपोर्टिंग के लिए मैंने कुछ लोगों को कहा हुआ है, वो लोग रिपोर्टिंग करेंगे, और आज जो हमारे प्रमुख वक्ता हैं उनका परिचय देने का काम डॉक्टर ऋतु शुक्ल कर रही हैं, और धन्यवाद ज्ञापन का काम मृत्युंजय जी कर रहे हैं। मृत्युंजय जी खूब एक्टिव हैं, सिनेमा पर खूब अच्छा लिख रहे हैं, भागर्थ में प्रकाशित हो रहे हैं, और सृजन संवाद भी बहुत ही एक्टिव हैं, और ऋतु शुक्ल सृजन संवाद में शुरू से ही बहुत ही एक्टिव रही। जब हम यहाँ पर फिजिकल
मीटिंग करते थे तब भी वो बराबर आती रही हैं, और जब से वर्चुअल हो गए तब भी वो बराबर जुड़ी हुई हैं। मैंने कुछ लोगों को फोटो के लिए कहा, स्टिल फोटोग्राफ लेने के लिए कह दिया है। जब कार्यक्रम का अंत होगा तो हम लोग चाहेंगे कि सब लोग अपना कैमरा ऑन कर लें और एक ग्रुप फोटो हम ले लें, ताकि वो प्रिंट में न्यूज के साथ जा सके। तो कोशिश कीजिए कि अंत तक बने रहें, और अंत में अपना कैमरा ऑन कर लें तो एक ग्रुप फोटोग्राफ हमारा हो जाएगा, जो कि अक्सर नहीं हो पाता है। और रिकॉर्डिंग का काम एक और ही बहुत ही एक्टिव और कुशल सदस्य है सृजन समाज की, डॉक्टर नेहा तिवारी। उन्हीं को सौंपा हुआ है, रिकॉर्डिंग का काम वो कर रही हैं, रिकॉर्डिंग शुरू भी हो चुकी है। तो हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं डॉक्टर रितु शुक्ल से कहूंगी कि वो डॉक्टर सूरज पालीवाल जी का परिचय दें और उन्हें अपने वक्तव्य के लिए आमंत्रित करें। धन्यवाद मैम। तो आज मुझे ये काम सौंपा गया है। सृजन समाज की 104वीं गोष्ठी में मैं जिनका परिचय देने जा रही हूँ, वे साहित्य और अध्यापन के क्षेत्र के एक मानीखेज शख्सियत हैं, और सच कहूँ तो उनका व्यक्तित्व और कृतित्व परिचय का मोहताज नहीं है, परंतु मैं इसे एक बहुत ही अपने लिए एक सौभाग्यशाली अवसर मानते हुए स्वयं को बड़ा ही गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि मुझे उनका परिचय देने के लिए चुना गया। तो जैसा कि सर के नाम से ही समझ में आता है, सूरज पालीवाल तो साहित्य के जगत में चमकते सितारे नहीं बल्कि सूरज। सर नाक पियर टीम के सम्मानित सदस्य भी हैं। भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान राष्ट्रपति निवास शिमला में 2006 से 2009 तक वो एसोसिएट प्रोफेसर रह चुके हैं। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में तथा उच्च शिक्षा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ में हुई है। और पूर्व सेवा की बात की जाए तो बहुत लंबा सेवा काल भी रहा है, अनुभव 36 वर्ष का रहा है सर का। वे पूर्व प्रोफेसर एवं अध्यक्ष हिंदी विभाग के रहे जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के, और पूर्व अधिष्ठाता एवं अध्यक्ष साहित्य विद्यापीठ के भी रहे हुए हैं। वे पूर्व कुलानुशासक महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के रह चुके हैं। सर के पुरस्कारों की बात अगर की जाए, लंबी लिस्ट है। उनके पुरस्कारों में प्रेमचंद पुरस्कार, पंजाब कला एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार, डॉक्टर रामविलास शर्मा आलोचना सम्मान, आचार्य निरंजन नाथ विशिष्ट साहित्यकार सम्मान, नागरी प्रचारणी सभा द्वारा धर्मपाल विद्यार्थी पुरस्कार, श्री राज बिहारी मिशन द्वारा बनपुर साहित्य सम्मान, ये सब सर को प्राप्त हो चुके हैं। इनके 2 कहानी संग्रह ऑलरेडी छप चुके हैं, जिनका नाम है टीका प्रधान और जंगल। सर की जो प्रकाशित आलोचनाएं हैं उनकी फहरिस्त यूं है: फणीश्वर नाथ रेणुका कथा संसार, रचना का सामाजिक आधार, संवाद की तह में आलोचना के प्रसंग, मैला आंचल एक विमर्श, साहित्य और इतिहास, दृष्टि, महाभोज का महत्व, समकालीन हिंदी उपन्यास, हिंदी में भूमंडलीकरण का प्रभाव और प्रतिरोध, 21वीं सदी का पहला दशक और हिंदी कहानी, कथा विवेचन का आलोक। बृहद शोध परियोजना सर की रही है स्वाधीन भारत के हिंदी उपन्यासों में जातीय उभार के सामाजिक राजनीतिक कारण। 2006 से 2009 में ये परियोजना चली थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली के सौजन्य से। इनका शोध पत्र हिंदी की जानी मानी पत्रिकाओं में
छप चुके हैं और करीब 150 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं। सर की समीक्षाएं अनिवार्य और प्रासंगिक पुस्तकों में नियमित वो लिखते रहे हैं और वो छपते भी रहे हैं। इनके स्थायी स्तंभ संबोधन तथा वर्तमान साहित्य पत्रिकाओं में नियमित छपते रहे हैं। पहल पत्रिका में समकालीन उपन्यासों पर नियमित लेखन सर कर रहे हैं। और अगर सर के शोध निर्देशन की बात की जाए तो मतलब सब लोग स्तंभित हो जाएंगे। 30 शोध छात्रों को पीएचडी की उपाधि मिल चुकी है सर के गाइडेंस में, और नहीं 100 से अधिक शोध छात्राओं को एमफिल की उपाधि भी प्राप्त करा चुके हैं। तो 30 और 100 130 वास्तव में ज्यादा है। और सर समन्वयक रह चुके हैं 3 पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों एवं 1 दर्जन राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों का समन्वय वो करा चुके हैं। संपादन सर का 1 दशक तक चला है। वर्तमान साहित्य और अब इरावती त्रैमासिक पत्रिका के वो प्रधान संपादक हैं। सर का व्याख्यान पुनश्चर्या पाठ्यक्रम तथा राष्ट्रीय संगोष्ठियों में 3 दर्जनों से अधिक विश्वविद्यालयों में वो व्याख्यान दे चुके हैं। तो इसका समिंग अप तो आसान नहीं है। वृहत वृहत सर का कार्य क्षेत्र रहा है और हम चाहेंगे कि सर स्वयं अब संगोष्ठी या गोष्ठी में पधार कर इस कार्यक्रम को सफल बनाएं और हमें और भी जानकारी अपने माध्यम से दें। तो सर सूरज पालीवाल, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी इस गोष्ठी में, आप आमंत्रित हैं। जी, धन्यवाद। सबसे पहले तो विजय शर्मा जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने ये अवसर मुझे दिया कि मैं आप लोगों के बीच में आऊं और आप अपनी बात कहूं, क्योंकि जो सूत्र और सूत्रधार हैं वो बड़े प्रमुख होते हैं किसी भी संगोष्ठी के लिए या बातचीत के लिए। और आप सब लोग जुड़े इसके लिए तो आप लोगों का आभार। परिचय असल में इतना लंबा मैंने विजय जी से पहले ही कहा था कि अध्यापकों का बहुत लंबा चौड़ा परिचय नहीं दिया जाना चाहिए। जब मेरे से परिचय मांगा तो मैंने कहा कि मैं तो अध्यापक हूँ और यही कह दीजिए कि अध्यापक रहे, और अब भी अब अध्यापक ही मानता हूँ। तो लेकिन विजय जी इतनी सहज सरल हैं कि उन्होंने कहा कि नहीं, जो बायोडेटा है वो भेज दीजिए। तो बायोडेटा तो दूसरों को दिखाने के लिए होता है, अपने लिए थोड़ी होता है। फिर भी आप लोगों का आभार कि आपने इतना लंबा चौड़ा मेरा जीवन परिचय भी सुना। मित्रों, ये जो विषय है समकालीन हिंदी उपन्यास, आप सब जानते हैं कि समकालीनता जो है हिंदी में जो परिभाषित की जाती है वो लगभग 60 वर्ष की जाती है। अब क्योंकि 60 वर्ष मुझे लगता है कि शायद इसलिए भी है कि व्यक्ति का जो रिटायरमेंट है वो 60 साल में होता है। तो हिंदी में ये माना गया कि 60 साल का जो काल है वो समकालीनता का काल है। लेकिन मैं आपको बहुत पीछे नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि आप सब लोग हिंदी से सुपरिचित हैं, इसलिए 60 साल की यात्रा मैं नहीं कराऊंगा। मैं इतिहास के एक ऐसे बिंदु से अपनी बात करना शुरू करूंगा जिस बिंदु ने पूरे हमारे समाज की राजनीति, अर्थनीति और लगभग सामाजिक स्थितियों को पूरी तरह से बदल दिया। मैं अपनी बात वहाँ से शुरू करूँगा। 1990 के बाद जब हम देखते हैं कि क्या परिवर्तन आया 1990 के बाद,
हम लोग बहुत सारे हैं, मृत्युंजय जी हैं, विजय जी हैं, हम सब लोग 90 में भी ऐसे ही थे जैसे आज हैं और ऐसे ही सक्रिय थे। लेकिन अचानक इतनी बड़ी घटनाएं 1990 में घटित हुई कि जिन्होंने हमारी पूरे परिदृश्य को बदल दिया। 2-3 घटनाएं आपको मालूम है, मैं बहुत विस्तार से उनकी चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि सब हमारे सामने घटी हैं। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ और सोवियत संघ का विघटन हुआ यानी एक बहुत बड़ी घटना घटी और वो घटना यह थी, उसका परिणाम ये निकला कि जो एक समाजवादी जो दृष्टि थी और समाजवादी एक जो शासन व्यवस्था थी जो कॉरपोरेट और पूंजीवाद के विरोध में खड़ी हुई थी और एक जो दो दुनिया है, एक समाजवादी दुनिया है, एक पूंजीवादी दुनिया है, दोनों का एक शक्ति का पूरा नियंत्रण था। दोनों का एक तरफ पूंजीवाद था और एक तरफ समाजवाद था। लेकिन जो समाजवादी व्यवस्था थी वो खत्म हो गई। मैं उनके कारणों में नहीं जाना चाहूँगा कि वो समाजवादी व्यवस्था कैसे खत्म हुई और उसको खत्म करने में पूंजीवादी व्यवस्था का कितना बड़ा हाथ है, क्योंकि ये एक अलग बहस का मुद्दा है, अलग चर्चा का मुद्दा है। मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। केवल ये बता देना चाहता हूँ कि सोवियत संघ के विघटन के बाद अब हमारे सामने जो एक दूसरी दुनिया थी, जो गरीबों की दुनिया थी, जो निरीहों की दुनिया थी, जो मजदूरों की दुनिया थी, जो किसानों की दुनिया थी, जो शोषित वर्ग की दुनिया थी, उसकी आवाज़ उठाने वाले अब कम रह गए हैं। और आप देख रहे हैं उसके बाद जो बड़ा परिवर्तन हुआ समाज में, ये मजदूर आंदोलन खत्म हो गए। जो बड़े मजदूर आंदोलन थे वो लगभग खत्म हो गए और जब मजदूर आंदोलन खत्म हुए तो जाहिर सी बात है कि कॉरपोरेट की दुनिया का जो एक साम्राज्य था वो पूरा बढ़ चढ़ करके निरंतर आता रहा। दूसरी जो 1992 में एक बड़ी घटना घटी, वो ये घटना थी बाबरी मस्जिद का ध्वंस। कि हमारे देखते देखते बाबरी मस्जिद जो इस बात का प्रतीक थी कि इस देश में ये गंगा जमुना जो संस्कृति है उसकी सरिता बहती है। हम अ, हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सब साथ मिल कर के इस देश में रहते थे और साथ मिल कर के त्योहार मनाते थे, बात करते थे। विजय जी तो फिल्म और संगीत की निष्णात हैं। फिल्म और संगीत से यदि मुसलमानों को निकाल दिया जाए और मुसलमानों के योगदान को निकाल दिया जाए तो मुझे लगता है कि बहुत कम एक चीज़ें हमारे पास बचती हैं। क्योंकि वो संगीत में इसलिए नहीं गए थे कि वो मुसलमान थे, बल्कि वो इसलिए गए थे कि उनका एक समर्पण था उसमें। लेकिन आज मुसलमान कह करके उनको खारिज कर देंगे तो एक बहुत बड़ा अ, एक नया प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा हमारी साझा संस्कृति पर। तो बाबरी मस्जिद का ध्वंस एक गंगा जमुनी संस्कृति को तोड़ने का एक प्रयत्न था और उसने, मैं अक्सर ये कहा करता था कि हम अपने बच्चों को ये बता तो सकते अयोध्या जा कर के कि देखिए यहाँ ये दोनों चीज़ें एक साथ हैं, लेकिन वो टूटी। और वो केवल टूटी नहीं बल्कि ये दोनों चीज़ें, तीनों चीज़ें जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ एक साथ क्रमशः आई, जैसे एक पूरी सुविचारित कोई चीज़ें आती हों। सोवियत संघ का विघटन, बाबरी मस्जिद का ध्वंस और उदारीकरण का प्रवेश। क्योंकि उदारीकरण यदि किसी देश में आता है तो कमज़ोर क्षणों में आता है और वो हमारे लिए कमज़ोर क्षण थे जब देश में सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, जब देश में गरीबों की आवाज़ उठाने वाले लोग बहुत कम थे, बल्कि आपस में एक विद्वेष का वातावरण था। उस विद्वेष के वातावरण के समय में एक ऐसी व्यवस्था हमारे यहाँ लागू कर दी गई, आर्थिक व्यवस्था, जो हमारे हित में नहीं थी। बल्कि हित में इसलिए नहीं थी कि इसके माध्यम से एक निर्णय किया गया कि अब विश्व की सीमाएं व्यापार के लिए खोल दी जाएंगी।
व्यापार के लिए खोल दी जाएंगी, यानी अब कोई भी आदमी, कोई भी बड़ा व्यापारी, कोई भी कॉरपोरेट ये जगत का व्यक्ति अपने माल को लेकर के दुनिया में कहीं भी जा सकता है। अब उसके सामने कोई किसी प्रकार की रुकावट नहीं होगी। अब देखिए, ये सीमाएं खोलने का काम व्यक्ति के लिए नहीं था, बल्कि यह सीमाएं खोलने का काम व्यापार के लिए था। और व्यापार के लिए था यानी वो सारी चीज़ें जो हमारे देश से जानी थी या बाहर से आनी थी, वो मध्यवर्ग तो इन चीज़ों को लेके बड़ा खुश होता है कि आज जो अमेरिका या बाहर से, जापान से या जर्मन से जो चीज़ें हम अपने रिश्तेदारों के माध्यम से मंगाते थे, वे सारी चीज़ें आज हमारे सामने हमारे घर में, हमारे मॉल्स में, हमारे बड़ी बड़ी दुकानों में आने लगी। लेकिन उसका दुष्परिणाम क्या निकला? उसका दुष्परिणाम यह निकला कि छोटे जो दुकानदार थे वो खत्म हो गए, और छोटे दुकानदार खत्म हो गए यानी एक बड़ी संख्या जो मध्य वर्ग की थी, एक निम्न मध्य और उसके दोनों के बीच की जो छोटे व्यापारी थे, उनकी दुकानें बंद हो गई और सारा माल बड़े व्यापारियों ने मॉल्स में रखना शुरू कर दिया। उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम यह हुआ कि 1993 या 94 में एक उपन्यास आया, आपको ध्यान होगा, सुरेंद्र वर्मा का, मुझे चांद चाहिए, मुझे चांद चाहिए। ये उसी तरह का एक एक दुनिया है कि जिसमें हम सब कुछ पा लेना चाहते हैं। मुझे ये लगता है कि 1990 से पहले मुझे चांद चाहिए जैसा उपन्यास नहीं लिखा जा सकता था। इतनी महत्वाकांक्षा 1990 से पहले संभव नहीं थी, जो महत्वाकांक्षा 1990 के बाद, 1992 के बाद, उदारीकरण के बाद हमारे मन में पनपी हैं और मध्य वर्ग के लोगों में। क्योंकि उसमें जो वर्षा वशिष्ठ है वो बहुत संस्कृत के अध्यापक की बेटी है और शाहजहांपुर जैसे छोटे कस्बे की बेटी है। वो कोई दिल्ली या बॉम्बे या पूरे किसी महानगर में उसका जन्म नहीं हुआ है, या वो किसी कॉरपोरेट घराने में पैदा नहीं हुई है, बल्कि वो संस्कृत के एक छोटे से अध्यापक की बेटी है और शाहजहांपुर जैसे कस्बे में पैदा हुई है। लेकिन जब उदारीकरण ने सारी दुनिया हमारे सामने खोल दी, तो वर्षा वशिष्ठ के भी पंख लगे और उसे लगा कि अब मैं दुनिया को पा लेना चाहती हूँ, दुनिया को पा सकती हूँ। आप आश्चर्य देखिए कि जो उपलब्धि लता मंगेशकर को नहीं हुई, पूरी जिंदगी भर वो अपना गाती रही और इतना बड़ा नाम है। और मैं तो कई बार, आप भी इस बात को मानते होंगे, कई बार कहता हूँ कि आगे आने वाली जो पीढ़ी होगी उसको हम ये कह सकेंगे कि हाँ, हमने लता जी को देखा है और लता जी को सुना भी है। एक बड़ी जो बड़ा जो व्यक्तित्व है, उतनी उपलब्धि तो लता जी को नहीं मिली जितनी बड़ी उपलब्धियां वर्षा वशिष्ठ को मिल गई। ये क्यों मिली? ये उसका परिणाम मुझे लगता है कि ये वही है कि हमारे पंख इस तरह से खोल दिए गए और हमें लगा कि उदारीकरण के बाद अब सारी दुनिया जैसे हमारे कब्जे में है। लेकिन वो कब्जे वाली दुनिया, आप देखते हैं कि वर्षा का अंत क्या हुआ, मुझे चांद चाहिए का अंत क्या हुआ, कि जिसके साथ वो रहती है, जिसके साथ शादी करती है, वो आत्महत्या करता है। आज आत्महत्याएं बढ़ रही हैं, युवाओं में आत्महत्याएं बढ़ रही हैं। और युवाओं में ये अंतर मत करिए कि लड़कियां कितनी हैं, लड़के कितने हैं, बल्कि मैं कहता हूं कि युवाओं में आत्महत्या बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? फिल्मी जीवन में भी बढ़ रही है और रंगकर में भी बढ़ रही है, साहित्य में भी, जीवन में भी, किसानों में भी, चारों तरफ। क्यों? ये महत्वाकांक्षा इतनी बलवती हो गई है कि हर एक आदमी जो अरबपति होना चाहता है। अब हम लोग तो मतलब जब लखपति सुनते थे तो बड़ा गर्व का अनुभव करते थे कि अमुक आदमी हमारे मोहल्ले में लखपति है। अब लोग भी फिर मकान बनवा लिए तो लखपति हो गए। अब करोड़पति का नंबर आया तो करोड़पति तो हम लोगों, मेरे ख्याल से हिंदी के तो बहुत सारे अध्यापक हैं जिन पे कि करोड़ों रुपए मिल जाए, मुझे मिल जाए तो मैं तो नहीं गिन सकता।
लेकिन अब करोड़ों। और आप देखिए कि जो अभी पिछले साल जो आत्महत्या की उसने एक्टर ने, उसकी स्थिति क्या थी? कोई कहता है 27 करोड़ उसके पास थे, कोई कहता है 26 करोड़ थे, कोई कहता है कोई कितनी भी करोड़ थे, लेकिन आत्महत्या की। क्यों आत्महत्या की? असुरक्षा के कारण, महत्वाकांक्षा के कारण। एक ऐसी स्थिति नहीं बन पा रही है कि हम लोगों को ये संतोष हो इस बात को लेकर के कि अब हमने बहुत कुछ पा लिया, बहुत पैसा हमारे पास है, अब कुछ बेहतर हम जीवन के लिए दे जाएं या कर जाएं। लेकिन इन सब से अलग सबको लगता है कि नहीं, पैसा आना चाहिए। अब देखिए कि अभी अभी एक सज्जन पकड़े गए हैं, जिनकी पत्नी कह रही हैं, जो एक्टर भी है, एक्ट्रेस भी हैं, वो कह रही हैं कि घर में क्या कमी थी, लेकिन वो पॉर्न वीडियो बना रहे थे, बच्चों के बना रहे थे, बड़ों के बना रहे थे, और दुनिया में बेच रहे थे उन्हें। ये जो महत्वाकांक्षाओं के जो पंख लगे हैं हमें पैसे कमाने के, हर एक आदमी के मन में ये है कि वो कितना पैसा कमा ले। तो मुझे चांद चाहिए उपन्यास को भी इसी दृष्टि से देखा जाना चाहिए, और उसकी आत्महत्या को भी उसी रूप में देखा जाना चाहिए कि उसकी जो पराकाष्ठा है, वो पराकाष्ठा वहाँ जाकर के खत्म होती है जब वर्षा वशिष्ठ कहती है कि जैसे मेरा चांद तो हमेशा के लिए डूब गया। जो लड़की शुरू में ये कहती थी मुझे चांद चाहिए, मैं आकाश को छूना चाहती हूँ, चांद को छूना चाहती हूँ, वही अंत में जाकर के कहती है कि मेरा चांद तो हमेशा के लिए डूब गया। मित्रों, उसी समय एक उपन्यास और आया, मेरा शहर उस बरस। हो सकता है आपने पढ़ा हो, गीतांजलि श्री का। गीतांजलि श्री ये बताती है उस उपन्यास के माध्यम से कि कैसे विश्वविद्यालयों में सांप्रदायिकता का प्रवेश हो रहा है। ये 1996-97 का शायद उपन्यास है, और वो बताती है कि ये जो सांप्रदायिकता है वो धीरे धीरे करके हमारे विश्वविद्यालयों में आ रही है, जिसका जिक्र मैंने आपको बाबरी मस्जिद टूटने और उदारीकरण के आने, सोवियत संघ के टूटने के वक्त भी ये जिक्र किया था कि तीनों बड़ी घटनाओं के बाद हमारे साहित्यकारों की दृष्टि उन चीज़ों पे भी गई कि इनका परिणाम क्या हुआ। तो इनका परिणाम यह हुआ कि धीरे धीरे करके जो लोगों की महत्वाकांक्षा भी बलवती होती गई, और अंतहीन महत्वाकांक्षा बलवती होती गई, और दूसरी ओर सांप्रदायिकता हमारे उन संस्थाओं में प्रवेश करती गई जिन संस्थाओं के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ये कहा करते थे कि साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए। विश्वविद्यालयों का काम यह है कि वो वैज्ञानिक सोच की परंपरा को विकसित करें, लेकिन वो वैज्ञानिक सोच एक तरफ धरा रह गया, एक तरफ रख दिया गया, और सांप्रदायिकता पूरी तरह से आज विश्वविद्यालयों में प्रवेश कर रही है, न केवल पाठ्यक्रमों में बल्कि दिनचर्या। मैं ये मानता हूँ कि जो दिनचर्या है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है कि आपके सामने एक परिसर में एक ऐसा वातावरण बना दिया जाए कि आपको लगे कि कल तक जो आप बड़े आदर्शों की बात करते थे, समाजवाद की बात करते करते थे, प्रगतिशीलता की बात करते थे, आज अचानक मालूम पड़े कि ये तो सब धराशायी हो गया और अब धर्म की तरफ चलना चाहिए। धर्म ही हमें मुक्ति दे सकता है, और धर्म मुक्ति दे न दे, लेकिन जो इसमें जो सत्ताधारी हैं वो तो कम से कम हम पे कृपावान बने रह सकते हैं। तो मेरा शहर उस बरस उपन्यास को, जो इतना 23-24 वर्ष पुराना जो उपन्यास है, एक संकेत के रूप में हमें लेना चाहिए कि गीतांजलि श्री एक संकेत हमें दे रही हैं इस बात का कि वो जो विश्वविद्यालय हैं, वो जो शिक्षा के गढ़ हैं, जो वैज्ञानिक चेतना के प्रसार करने के लिए जिनका निर्माण किया गया था, वो पीछे लौट रहे हैं, आगे नहीं जा रहे। जिस चेतना के प्रसार के लिए का दायित्व उन पर था, उस कर्म को और उस धर्म को वो नहीं निभा रहे हैं, बल्कि दूसरी चीज़ों में। मित्रों, लेकिन उसी बीच में एक उपन्यास और आया 1993 में, गिरिराज किशोर का पहला गिरमिटिया। ये देखिए कि पूरा एक क्रम है कि मुझे चांद चाहिए भी उसी समय आता है, मेरा शहर उस वर्ष भी आता है,
और पहला गिरमिटिया भी उसी बीच में आता है। पहला गिरमिटिया हमें पीछे ले जाता है और पीछे ले जा करके बताता है कि गांधी जिन्होंने न केवल सत्याग्रह बल्कि एक ऐसा जीवन जिया जो जीवन इन महत्वाकांक्षाओं से एकदम परे था और धन के संचय से एकदम परे था। गांधी जी के लिए आपने पढ़ा होगा कि वो 6.25 पैसे का सूट काटते थे रोजाना और आश्रम में उसे बेचते थे और फिर 6 पैसे का भोजन करते थे। और दूसरी बात गांधी के बारे में मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि हम लोगों के पास अनंत जेबें हैं, जेब हमारे पास हमेशा है, और जब जेब है तो उन्हें भरने की महत्वाकांक्षा भी हमारे अंदर है। लेकिन गांधी जी ने उन जेबों को ही पार कर दिया। गांधी जी ऐसा वस्त्र पहना गांधी जी ने जिसमें कोई जेब ही नहीं थी, और जब जेब नहीं थी तो किसी तरह से रखने की कोई इच्छा उनकी नहीं थी। यह उपन्यास हमें बताता है कि ऐसे दौर में जब मुझे चाहिए जैसी जो है महत्वाकांक्षाएं मध्य वर्ग की आगे आ रही हैं, और बहुत सारी चीज़ें दुनिया को पा लेने की जो एक महत्वाकांक्षा है वो हमारे सामने प्रबल है। ऐसे समय में हमें गांधी को फिर पढ़ना चाहिए। हम बार बार एक बात कहते हैं कि हमें गांधी को पढ़ना चाहिए, लेकिन गांधी को क्यों पढ़ना चाहिए? ये प्रश्न अपने मन से बार बार जो पूछा जाना चाहिए कि हम गांधी को क्यों पढ़ें। मुझे लगता है कि हमें गांधी को इसलिए पढ़ना चाहिए कि एक ऐसा जीवन और ऐसे दौर में जबकि हर आदमी पैसे के लिए दौड़ रहा है, जैसा मैंने आपसे एक जिक्र किया कि लखपति, करोड़पति, अरबपति, और आप देख रहे हैं कि अभी जो सूचियां बन रही हैं वो ये सूची तो दबा दी जाती है कि इस देश में 70% लोग गरीबी की सीमा रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। ये सरकारी रिपोर्ट है, लेकिन इस सरकारी रिपोर्ट पर कोई अखबार चर्चा करने को तैयार नहीं। अखबार में छपता क्या है कि इस देश के जो 100 अरबपति हैं उनमें जो कोई कल ही आया था कि कोई मिस्टर धमानी साहब हैं जो कि डी मार्ट के मालिक हैं, उनका 98वां नंबर हो गया है। और अडानी अंबानी तो अब केवल भारत में नहीं बल्कि दुनिया के पता नहीं कौन से नंबर पे हैं, क्योंकि वो हमारी दुनिया नहीं है इसलिए हम लोग उसको याद भी नहीं करते कि वो कितने अरबों के मालिक हैं और कितने खरबों के मालिक हैं, ये वो जाने। लेकिन ऐसी महत्वाकांक्षा के समय में गांधी को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गांधी एक तसल्ली देता है। गांधी एक आशावाद जो है वो अंदर पे पैदा करते हैं कि केवल पैसे से, केवल धन से, केवल जो अमीरों की दुनिया में शामिल हो जाने से कोई जीवन की बड़ी चीज़ पूरी नहीं हो जाती, बल्कि जीवन के लिए तो कुछ और भी करना पड़ता है। यह उपन्यास इस दृष्टि से पढ़ा जाना चाहिए। बाद में 21वीं शताब्दी में आप जानते हैं कि ये बात हुई कि क्योंकि राजीव गांधी अक्सर ये कहा करते थे, कल ही राजीव गांधी की पुण्यतिथि थी, राजीव गांधी अक्सर कहा करते थे कि जो अगली शताब्दी है वो कंप्यूटर की शताब्दी है, वो विज्ञान की शताब्दी है, वो तकनीकी शताब्दी है। ये ठीक है, हमने मान भी लिया इस बात को, सरकार ने भी मान लिया, और सरकार ने हमसे मनवा भी दिया कि ये 21वीं शताब्दी जो हमारी तकनीकी शताब्दी है। और लेकिन आप देख रहे हैं कि जो लोग सक्रिय जीवन में जो आज भी अध्यापक हैं वो देख रहे हैं कि या जो दूर दराज जो बैठा जो व्यक्ति है, जो बच्चा है, जो आपका विद्यार्थी है, उसके पास आज भी नेट नहीं है। मैं जिस प्रांत में अब रह रहा हूँ, जयपुर में, राजस्थान का वो इलाका बाड़मेर का, जैसलमेर का, जहाँ आंधियाँ चलती हैं, उसके बारे में बहुत कम लोगों को मालूम है कि वहाँ सड़कें भी गायब हो जाती हैं, रोजाना सड़कें गायब होती हैं। अभी आप जिस सड़क से निकल के गए थे, घंटे भर बाद मालूम पड़ा आंधी आई और सड़क दब गई।
उस सड़क का कोई नामो निशान नहीं है। वहाँ नेट की क्या कल्पना करेंगे? यदि कोई विश्वविद्यालय या कोई महाविद्यालय यदि ये चाहे कि मैं जो धौरी मन्ना एकदम सीमावर्ती गांव है जैसलमेर के इलाके में, उस धौरी मन्ना में बैठे हुए किसी व्यक्ति को वो नेट के माध्यम से पढ़ा लेगा, वो मुझे नहीं लगता कि वो पढ़ा पाएगा, क्योंकि वहाँ नेट की कोई सुविधा ही नहीं है, वहाँ बिजली ही नहीं है। बिजली आप देंगे तो 2 घंटे में वो खराब हो जाएगी। पूरा का पूरा कई बार तो मालूम पड़ा कि जिस जगह बिजली का पोल है वहाँ एक टीला बन गया रेत रेत का। जो 2 घंटे पहले नहीं था टीला, वो मालूम पड़ा कि बहुत बड़ा टीला बन गया। तो ये कपोल कल्पना की तरह हमारे मन में ये चीज़ें इस तरह से लागू कर दी गई और सुविधाओं का कम विकास किया गया, बल्कि सुविधाओं से अधिक अधिक किया गया उन चीज़ों को कि इन चीज़ों के माध्यम से हम अपने विद्यार्थियों को पढ़ा लेंगे। और एक एक अदृश्य चीज़ है, मुझे लगता है कि ये जो अदृश्य चीज़ें हैं, आपके सामने एक कंप्यूटर है, आपके सामने एक लैपटॉप है, आपके सामने एक मोबाइल है, आप लगातार बोलते जा रहे हैं, विद्यार्थी सुन रहे हैं, विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, विद्यार्थी समझ रहे हैं, आपको कुछ पता नहीं है। एक पूरे अंधेरे में जैसे लट चला रहे हों आप, वो स्थितियाँ पैदा कर दी गई हैं। इसी बीच में मित्रों कुछ उपन्यास 2000 के बाद आए और चूँकि विजय जी ने विशेष रूप से और मेरे परिचय में भी ये बात बताई कि मैंने कुछ काम 2015 से लेकर के 2020 तक के जो उपन्यासों पे किया, पहल में लगातार लिखा। उन उपन्यासों को पढ़ते हुए मुझे क्योंकि बार-बार ये लगा कि पहला गिरमिटिया और मुझे चाँद चाहिए और हमारा शहर उस बरस तो नहीं, बल्कि ये उपन्यास उससे आगे के उपन्यास। जैसे आज जो एक सबसे बड़ी चीज़ मुझे देखने को मिल रही है वो उपन्यासों में हुई है कि हम अपने समकालीन जीवन से पीछे इतिहास की तरफ भी जा रहे हैं। और इतिहास के बारे में ये कहा जाता है कि जो इतिहास है वो वर्तमान में अपने प्रश्नों के हल खोजता है। यानी जब हम इतिहास को पढ़ते हैं, जब हम अपने जो इतिहास को पढ़ते हैं तो ये उम्मीद भी रखते हैं इतिहास से कि वो इतिहास हमारे वर्तमान के प्रश्नों का समाधान भी करे। इसमें 2 उपन्यासों का विशेष रूप से मैं उल्लेख करना चाहूँगा। पहला जो उपन्यास है वो वंदना राग का है, विषाद पर जुगनू, और दूसरा उपन्यास कुलभूषण का नाम दर्ज कीजिए। और तीसरा यदि उपन्यास आप लें तो सुजाता चौधरी का नोआखाली। ये उपन्यास 17, 18, 20 तक के उपन्यास हैं। इन 3-4 वर्षों के उपन्यास हैं। कुलभूषण का नाम दर्ज कीजिए, अलका सरावगी, और नोआखाली सुजाता चौधरी, दोनों उपन्यास इतिहास की फिर से खोज करते हैं और इतिहास में जाते हैं और इतिहास में जाकर के उस सांप्रदायिकता की खोज करते हैं कि जो सांप्रदायिकता आज हमारे देश में घनीभूत होकर के छा रही है। क्योंकि इतिहास में जाकर के अपने प्रश्नों की उत्तर तलाशना ये कठिन काम भी है और ये ऐसा काम भी है जो भरोसा भी देता है एक तरह का कि हम अपने इतिहास से क्यों नहीं कुछ सीख पाए। इतिहास केवल पढ़ने की चीज़ नहीं है, इतिहास केवल रटने की चीज़ नहीं है, बल्कि इतिहास समझने की भी चीज़ है। और जैसा मैंने आपसे निवेदन किया कि इतिहास हम इसलिए पढ़ते हैं कि उसके जो प्रश्न हैं वो वर्तमान में हमें एक प्रेरणा भी देते हैं, सीख भी देते हैं और उनके उत्तर भी तलाशते हैं। नोआखाली को आप जानते हैं कि नोआखाली में नवंबर 1946 में 10 नवंबर 1946 को महात्मा गांधी नोआखाली गए थे। उससे पहले जिन्ना ने
डायरेक्ट एक्शन लिया, और डायरेक्ट एक्शन का जब आह्वान दिया तो नोआखाली में भयंकर दंगे हुए। और नोआखाली वो जगह है जहाँ 82% मुसलमान की आबादी थी और 18% हिंदुओं की आबादी थी, और उनमें 3% लोगों के पास जमीन और बड़ी बड़ी संपत्तियां थी। लेकिन 82% मुसलमानों का, जो इस्लाम के जो सबसे बड़े जो मौलवी थे, वो नोआखाली से ही थे, और वो जगह जगह जाते थे, प्रचार करते थे इस्लाम का। तो नोआखाली एक ऐसी दंगों के लिए उर्वर भूमि थी कि जहां दंगे सर्वाधिक हो सकते थे। गांधी जी गए, गांधी जी को एक सप्ताह तक तो मालूम ही नहीं पड़ा, क्योंकि प्रेस में दबा दिया गया, जिन्ना ने दबाया, और सोहरावर्दी जो उस समय मुख्यमंत्री थे बंगाल के, उन्होंने उन्होंने दबाया पूरे मसले को। और जब मसला दब गया, बाद में किसी बंगाल के व्यक्ति ने गांधी जी को कहा, गांधी जी वर्धा जाना चाहते थे, लेकिन वर्धा न जाकर के सीधे गांधी नोआखाली गए, और नोआखाली जाकर के उन्होंने तो जिस तरह से गांव गांव 47 गांवों में 116 मील पैदल चले, और लगातार उन्होंने इस बात की कोशिश की कि हिंदू और मुसलमान दोनों में फिर से एकता कायम हो, दोनों में एक विश्वास पैदा हो, और उस विश्वास को पैदा करके वो गांधी जी इतने दिन वहाँ रहे। इसीलिए वायसराय ने ये बात कही कि जो काम हमारी 55,000 सेनाएं नहीं कर सकी पंजाब में, वो काम अकेले गांधी जी ने नोआखाली में कर दिखाया। मैं मानता हूँ कि इतिहास को इस तरह से उपन्यास में लाना बड़ा जटिल काम है, क्योंकि कई बार जो उपन्यासकार है वो ऐसी चीज़ों को ले आता है कि कुछ ज़्यादा ही कल्पना कर लेता है, ज़्यादा ही कल्पना कर लेता है। यानी मैं समकालीन उपन्यास की बात करूं तो अनामिका का उपन्यास आया था, और आईना साज। आप देखिए कि आईना साज में वो पद्मावती को लेके आ गई। पिछले 5-6 वर्ष पहले जब पद्मावती फिल्म आई थी, आपको ध्यान होगा कि उस फिल्म को लेके विवाद पैदा हुआ था, और जो मध्यकाल के सबसे बड़े इतिहासकार है प्रोफेसर इरफान हबीब, उन्होंने ये कहा कि पद्मावती नाम की कोई महारानी थी ही नहीं, ये केवल जायसी के दिमाग की उपज थी, जायसी की एक कवि कल्पना थी, और कवि कल्पना को यथार्थ नहीं माना जा सकता। इसलिए पद्मावती को लेकर के जो विवाद हुआ था वो भी शनै शनै समाप्त हो गया। लेकिन अनामिका ने अपने उपन्यास आईना साज में, ये भी 2020 का ही उपन्यास है, आईना साज उपन्यास में फिर से जो उसको लेके आई वो, और केवल लेके नहीं आई बल्कि खुसरो को पत्र भी लिखवा दिया, और खुसरो को प्रेम पत्र लिखा उन्होंने। मुझे लगता है कि इतिहासकार को इतनी बड़ी छूट नहीं दी जा सकती कि वो पद्मावती से प्रेम पत्र लिखवा दें, और कहा कि उस उपन्यास, आप में से बहुत सारे लोगों ने वो उपन्यास पढ़ा होगा, और ये भी पढ़ा होगा कि एक लंबी चिट्ठी वो लिखती है, और उस चिट्ठी में वो बताती है कि मैं तुम्हें प्रेम करती हूँ, लेकिन यह है कि तुम मेरे पति को मुक्त करा दो, यानी रतन सेन को मुक्त करा दो खिलजी के यहाँ से, खिलजी की जेल से, क्योंकि वो खिलजी का प्रिय कवि था, और वो मसनवी लिखते थे खुसरो, और खुसरो को यह पत्र लिखा गया। मुझे लगता है कि किसी भी ऐतिहासिक उपन्यास में इस प्रकार की छूट किसी उपन्यासकार को नहीं दी जानी चाहिए। सुजाता चौधरी ने इस बात का पूरी तरह से निर्वाह किया है। उन्होंने अपनी कल्पना के पंख तो थोड़े बहुत तो खैर हर उपन्यास को जो लगाने भी चाहिए, और पंख लगे हैं तो पंख उड़ने भी चाहिए, लेकिन इतना नहीं कि वो इतिहास के साथ अन्याय करे। वो एक तरह का इतिहास के साथ अन्याय है। तो ये जो उपन्यास है नोआखाली वाला, इस उपन्यास को इतिहास की घटनाओं को किस तरह से अपने समय के लिए एक प्रेरक माना जाएगा, कि आज
कोई गांधी हमारे पास नहीं है जो कि बीच में जाकर के खड़ा हो जाए, जो किसानों के साथ, जो वंचितों के साथ, जो मुसलमानों के साथ, जो अल्पसंख्यकों के साथ, जो निरीहों के साथ जाकर के खड़ा हो और कहे लाठी लेकर के कि कोई जब तुम्हारे साथ नहीं है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ूंगा। मित्रों, दूसरा उपन्यास वंदना राग ने बहुत मेहनत की इस उपन्यास में, विषाद पर जुगनू। ये जो उपन्यास है ये भी उस इतिहास को लेकर के आता है कि जब अंग्रेज आए, चीन में आए और बंगाल में आए और अफीम की खेती की। भारत में अफीम की भी खेती की और नील की भी खेती की, दोनों प्रकार की खेती की। और दोनों प्रकार की खेतियों के माध्यम से हमारी किसानों की ज़मीनों को बंजर भी किया और जो उनकी उर्वरा शक्ति थी उसको कम किया। और उसके साथ साथ जो बड़ा काम उन्होंने किया कि जो हमारी जो युवा पीढ़ी थी उसको उन्होंने नशेड़ी भी बना दिया और गुलाम भी बना दिया। इसको लेकर के वंदना राग ने एक बड़ा महत्वपूर्ण उनका उपन्यास है। उपन्यास का रेंज बड़ा है, लगभग 60 साल का रेंज लिया है उन्होंने इस उपन्यास का। 1910 तक, 1860 से लेकर के और 1910 तक के रेंज को उन्होंने दिया है। और उसमें ये विशेष रूप से बताया है कि चीन में और भारत में, आपको ध्यान होगा कि चीनियों को तो बहुत दिनों तक हम अफीमची कहते रहे कि चीन में अफीमची पैदा हो रहे हैं, लेकिन वो जो अफीमची चीन में जो पैदा हो रहे थे वो भारत में भी पैदा हो रहे थे। भारत में अफीम और नील की खेती के माध्यम से अंग्रेजों ने जिस प्रकार का जो वर्चस्व पैदा किया और जो जिस तरह शोषण किया, वो चंपारण में भी आपने देखा। चंपारण शीर्षक से सुजाता चौधरी का उपन्यास भी है, 100 साल पहले चंपारण में गांधी। और ये विषाद पर जुगनू, दोनों तीनों उपन्यासों की आप तुलना करें तो ये देखेंगे कि किस तरह से इन उपन्यासों के माध्यम से इतिहास को खंगाला जा रहा है और देखा जा रहा है कि हम लोगों की कमियां कहाँ रही, किस तरह से हमारी पीढ़ियों को अंग्रेजों ने बर्बाद किया और किस तरह से अंग्रेजों ने आकर के हमारे देश पर एक आधिपत्य का कायम किया और एक शोषण के तरह तरह के रास्ते निकाले। उन शोषण के रास्तों के माध्यम से एक ऐसी जो धारा शुरू की कि जिसमें केवल हम तो ये मानते हैं कि केवल वो कपास ले जाते रहे और केवल कपास के लिए रेल लाइन बिछाई, ये हम पढ़ते रहे। लेकिन कपास के साथ साथ नील की खेती, अफीम की खेती, तरह तरह से उन्होंने हमारे देश में ये सब किया। इस पे ये जो उपन्यास है बड़ा महत्वपूर्ण उपन्यास है। अलका सराफ जी का उपन्यास कुलभूषण का नाम दर्ज कीजिए। इस उपन्यास की भी जो रेंज है बड़ी है यानी अब देखिए कि अलका सराफ जी अपने उपन्यास को वहाँ से शुरू करती हैं, नोआखाली से। और नोआखाली से शुरू करके 1971 के जो बांग्लादेश की जो स्थापना होती है वहाँ तक इस उपन्यास को लेकर के आती है। ये एक युद्ध हुआ नोआखाली वाला, एक संघर्ष हुआ हिंदू मुसलमानों में कि किस तरह से हमें पाकिस्तान बनाना है और पाकिस्तान के माध्यम से हम एक ऐसा निर्णय था, क्योंकि पूर्वी बंगाल के लोगों को पाकिस्तान की आवश्यकता नहीं थी। इसलिए आवश्यकता नहीं थी कि उनकी भाषा, उनका रहन सहन, उनका रीति रिवाज, उनका खान पान पश्चिमी पाकिस्तान से कहीं मेल ही नहीं खाता था। ये एक अनमेल विवाह की तरह था, एक ऐसा अनमेल विवाह की तरह का एक सौदा था ये कि दोनों पाकिस्तानों को मिला करके एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान को जिस तरह से जो है बनाया गया, मुझे लगता है कि ये केवल राजनेताओं की देन थी, जनता उसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे जनता की समझ में आया। ये बात दूसरी है कि नोआखाली बहुसंख्यक मुस्लिम आबादी होने के कारण भयंकर दंगे वहाँ हुए, हिंदुओं की संपत्तियाँ लूटी गईं, घर जलाए गए, उनकी बहन बेटियों के साथ
बलात्कार किए गए, तरह तरह के अत्याचार किए गए। लेकिन ये बात उनकी समझ में धीरे धीरे आ गई कि ये जो मिलन है हमारा पाकिस्तान में, हम जिस तरह से मिले हैं, ये निर्णय एकदम गलत था, क्योंकि हमारा पश्चिमी पाकिस्तान से कोई किसी तरह का कोई मेलजोल हो ही नहीं सकता। अब देखिए कि जो बांग्लादेश में आज जो जिसे हम बांग्लादेश कहते हैं, जो पूर्वी पाकिस्तान था पहले, उस पूर्वी पाकिस्तान की पूरी जो संस्कृति है, वहाँ तो रविन्द्रनाथ टैगोर है, रविंद्र संगीत है, हिंदू संस्कृति है, वहाँ है मुसलमान, मजदूर हैं, कपड़े के बड़े व्यापारी हैं। ढाका के लिए तो कहा जाता है कि वहाँ ऐसी मलमल बनती थी जो कि एक अंगूठी में से पार हो जाती थी पूरा का पूरा थान, जिसके लिए डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लिखा है कि वो उस समय ढाका की आबादी और आगरा की आबादी दोनों बड़े व्यापारी केंद्र थे, और दोनों बड़े व्यापारी केंद्रों में कम से कम 4.5-5 लाख जो मजदूर रहते थे, जिनको के जो मैनचेस्टर बसाने के लिए हमारे ढाका को भी उजाड़ा गया और आगरा को भी उजाड़ा गया। और मैनचेस्टर, जिसमें उस ज़माने में धूल उड़ा करती थी, मैनचेस्टर कपड़े का बड़ा केंद्र हो गया, और ढाका और आगरा और ढाका विशेष रूप से उजड़ गया। तो उस ढाका में डायरेक्ट एक्शन के नाम पे जो दंगे हुए नवाखाली में और पूरे पूर्वी पाकिस्तान में, उन दंगों की जो असलियत थी वो अलका सरावगी ये बताती हैं कि वो 1971 तक आते आते लोगों को ये लगने लगा कि ये जो निर्णय था वो गलत निर्णय था, इसलिए उसके खिलाफ विद्रोह शुरू हुआ। तो जब पहले जो लड़ाई शुरू हुई वो तो हिंदू और मुसलमानों में लड़ाई शुरू हुई। दंगे जो हुए नोआखाली वाले, यानी 1940 में, आज़ादी से पहले और आज़ादी के लगभग उस समय में, तो आज़ादी के संधि काल में जो दंगे हुए वो हिंदू और मुसलमानों के बीच के दंगे थे। लेकिन 1971 और 1971 से पहले जो दंगे हुए वो केवल मुसलमानों में, और मुसलमानों में थे यानी पश्चिमी पाकिस्तान के शासक थे जो उन्हें लूट लूट के ले जा रहे थे। इतिहास और अर्थशास्त्र तो ये भी कहता है कि जो पश्चिमी पाकिस्तान की जो पूरी चमक दमक है आर्थिक थी, जो चमक दमक थी 1971 से पहले, वो इन जूट मिलों के कारण थी। यानी जूट मिलों को लूट करके पश्चिमी पाकिस्तान में ले जा रहे थे। और ये बात जो पूर्वी पाकिस्तान के लोग थे उनकी समझ में आ गई, और स्थिति यह हुई, फिर से दंगे हुए, फिर से लड़ाई हुई, और आक्रामक लड़ाई हुई। और उस आक्रामक लड़ाई में स्थिति यह हुई कि बांग्लादेश का निर्माण हुआ। सांप्रदायिकता थी दोनों 1940 में भी और 1971 में भी। इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि हमारा देश तो हिंदू राष्ट्र है और हम हिंदू राष्ट्र बना करके रहेंगे, और पेट्रोल चाहे कितना भी महंगा हो जाए उसे हम सहन कर लेंगे, लेकिन वर्तमान शासक ही ऐसा है जो कि मुसलमानों को पाकिस्तान भेज सकता है, बाकी और किसी में इतनी बड़ी ताकत नहीं है। तो मान लो मुसलमान चले भी गए तब भी लड़ाई तो फिर भी होगी, मनुष्य का स्वभाव है। बांग्लादेश में केवल मुसलमान बचे रह गए, लेकिन फिर भी शोषण हुआ, तो शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठी, आक्रामक लड़ाई हुई, और उस आक्रामक लड़ाई में एक देश जो कि पहले अपनी इच्छा के अनुसार वो पाकिस्तान में मिला, वो पाकिस्तान से अलग हो गया और एक स्वतंत्र राष्ट्र हो। तो समकालीनता हमें, समकालीन जो समस्याएं हैं उनमें हमारा इतिहास है, वो चाहे कुलभूषण का नाम दर्ज कीजिए, बिसात पर जुगनू को पढ़िए, या अन्य उपन्यास नोआखाली को देखिए, या चंपारण को देखिए, वो बताते हैं कि अपने समय के जो प्रश्न हैं उनको हम इतिहास से कैसे हल कर पाए। एक अंत में एक उपन्यास का मैं और जिक्र करना चाहूँगा, वो शाजी जमा का उपन्यास है अकबर। शाजी जमा ने लगभग 14 साल तक अकबर पे काम किया, और 14 साल तक तो तब काम किया जबकि वो थोड़े समझदार हो गए। लेकिन उन्होंने यह अपने
भूमिका में और अपने एक साक्षात्कार में यह भी बताया कि मेरे एक अध्यापक थे जो मुझे अकबर पढ़ाते थे, और मैं अपने अध्ययन काल से ही लेकर के अकबर से जूझता रहा, और अकबर के से संबंधित ऐसी कोई सामग्री नहीं थी जिस सामग्री की खोज मैंने ना की। केवल हिंदी में नहीं, बल्कि हिंदी के अलावा पर्शियन में, अरबी में, इंग्लिश में, जहाँ जहाँ जो भी सामग्री अकबर के बारे में मिली, उस सामग्री के बारे में उन्होंने शोध किया और उस उपन्यास में पिरोया। ये जो अकबर था, आप कल्पना कीजिए, एक 13-14 साल का बच्चा अचानक मालूम पड़े कि उसके पिता की मृत्यु हो गई और उसको बादशाह बनना है, और अनपढ़, क्योंकि अकबर को बीमारी थी, आंख से दिखाई कम देता था, और जो दिखाई देता था वो टेढ़ा मेढ़ा दिखाई देता था। आपने वो जो फिल्म देखी होगी तारे जमी पर, और तारे जमी वाले जो बीमारी है उस बच्चे को, ये शब्द तो दिखाई दे रहे हैं लेकिन शब्द टेढ़े मेढ़े दिखाई दे रहे हैं। वो टेढ़े मेढ़े शब्द अकबर को भी दिखाई देते थे, इसलिए वो आदमी पढ़ नहीं पाया, लेकिन निशानेबाज बहुत पढ़ा था। अकबर पर शोध करते हुए शाजी जमा ये बताते हैं कि इस देश की गंगा जमुनी जो संस्कृति को का निर्माण करने में अकबर का बहुत बड़ा योगदान है, और अकबर ने एक विरासत छोड़ी, और वो विरासत थी अपनी इस गंगा जमुनी संस्कृति की, जिसको कि हमें बार बार देखना चाहिए। आप आज देखिए कि वर्तमान में उन लोगों पर ज़्यादा अटैक किए जा रहे हैं, ज़्यादा आक्रमण किए जा रहे हैं जो गंगा जमुनी संस्कृति की बात कर रहे हैं, या जिनके पास गंगा जमुनी संस्कृति की एक विरासत थी जिसको छोड़ के गए हैं। सबसे ज़्यादा आक्रमण किस पे किए जा रहे हैं? अकबर पे किए जा रहे हैं, गांधी जी पे किए जा रहे हैं, नेहरू जी पे किए जा रहे हैं। इसलिए किए जा रहे हैं कि उन्होंने उस जो अमूल धरोहर थी उसको बचाए रखा। शाजी जमा अकबर के बारे में विशेष रूप से ये उल्लेख करते हैं कि अकबर सब धर्मों के बारे में जानना चाहते थे, और उनकी स्थिति यह थी कि वो पढ़ तो पाते नहीं थे, पढ़े लिखे भी नहीं थे, इसलिए पढ़ नहीं पाते थे वो, लेकिन रात रात भर वो विद्वानों को बुला बुला करके, और संस्कृत के विद्वानों को, अरबी के विद्वानों को, पर्शियन के विद्वानों को, अन्य किसी भाषाओं के विद्वानों को वो बुला करके पूरी रात सुना करते थे महल में। और स्थिति यह थी कि जब उनके दरबारी लोग इस बात से नाराज होने लगे तो अकबर ने एक चारपाई पीछे से लगाई अपने झरोखे से, और जब रात को सब सो जाते थे, लगभग जब अंधेरा हो जाता था, तो अंधेरे में उस चारपाई को ऊपर खींच करके उस विद्वान को अकबर बुलाते थे, और सुबह सूर्योदय से पहले ही उस विद्वान को विदा भी कर देते थे। पूरी रात वो सुना करते थे दूसरे धर्मों के बारे में। लेकिन जब ये बात इंग्लैंड के जो मुख्य वो थे, फादर थे, पादरी थे, उनको जब ये बात मालूम पड़ी तो उन्होंने कहा कि भाई, एक आदमी जब हिंदू होने को तैयार है, हिंदू परंपराओं का पालन करने की तैयार है, तो वो ईसाई भी हो सकता है। और तो दो पादरी उन्होंने भारत में भेजे अकबर के पास में, और वो साल भर तक अकबर को समझाने लगे। पहला प्रश्न तो ये कि ये उन्होंने अकबर ने उनसे पूछा कि ईसा मसीह है कौन? तो पादरियों ने कहा कि ये तो जो अल्लाह की संतान है, तो खुदा की संतान है। तो अकबर ने कहा कि खुदा की कैसे संतान हो गई? तो जो पादरी थे दो, उन्होंने अपने चीफ पादरी को, जो मुख्य पादरी था, उसको पत्र लिखा और कहा कि ये आदमी ईसाई धर्म को स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि ये आदमी तर्क करता है, और जो आदमी तर्क करता है, जिसके अंदर विवेक है, जो सीधे सीधे हमारी बातों को स्वीकार नहीं करता, उसको अपने पक्ष में करना बड़ा कठिन होता है। साल भर जब हो गया तो साल भर बाद उन्होंने, पारसियों ने, जो फादर थे जो यहाँ भेजे गए थे अकबर को जो ईसाई धर्म में लाने के लिए, दीक्षित करने के लिए,
उन्होंने ये कहा कि हम हार गए, हम पराजय का अनुभव कर रहे हैं और हमें लगता है कि हमारा जो 1 वर्ष का समय था वो व्यर्थ गया। तो अकबर कहते हैं कि नहीं, समय व्यर्थ नहीं गया, समय तुम्हारा सार्थक हुआ। इसलिए सार्थक हुआ कि यदि मैं नहीं होता तो ये मुल्ला तुम्हें मार देते। केवल मैं था जिसकी वजह से तुम्हें ये छूट मिली हुई थी कि तुम आज जीवित हो और तुम अपने धर्म के बारे में अपनी बात कह सकते हो। लेकिन मैं तुम्हारे धर्म से प्रभावित नहीं हूँ। तुम मुझे अपने धर्म के बारे में बहुत अच्छी बातें नहीं बता पाए जिनको लेकर के मैं चलता और तुम्हारे धर्म को स्वीकार करता। उसी उपन्यास में यह बताया गया है कि जब अकबर लगभग 40-45 साल के थे, आप देखिए कि जो वो अजमेर जाया करते थे, जब इनके बेटा नहीं हुआ था, सलीम पैदा नहीं हुआ था, उससे पहले पैदल जाते थे अकबर अजमेर ज़ियारत करने के लिए ख्वाजा साहब की दरगाह पे। लेकिन 60 के बाद वो वह नहीं गए, यानी उनके अंदर एक भाव ये पैदा हुआ कि मुझे अब जैसे जाने की आवश्यकता नहीं। और मौलवियों ने, क्योंकि अकबर के शासन में यह था कि मौलवी और ब्राह्मण दोनों बगैर रोक टोक के उनसे कभी भी मिलने जा सकते थे, उनसे बातचीत कर सकते थे, उनसे बात कर सकते थे, उनसे अपना विचार विमर्श कर सकते थे। ऐसी स्थिति में अकबर को यह भ्रम पैदा कर दिया उन लोगों ने कि तुम भी जैसे एक तरह के पीर हो गए हो। तो पीर हो गए हो तो आप देखिए कि आगरे के किले में अकबर सुबह सुबह बैठा करते थे और उनके दर्शन करने के लिए लोग लाइन लगा करके उनके दर्शन किया करते थे। और कुछ लोग तो लोटे में पानी लाया करते थे और उस लोटे के पानी को उनसे फूंक भरवाते थे, जिससे कि उनकी जो मनोकामनाएं पूरी हो जाए। इसके साथ साथ अकबर ने अ, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई दूसरा बादशाह भी होगा, 50 साल तक राज किया और उस 50 साल के राज में कोई लड़ाई नहीं हारी, सारी लड़ाइयाँ जीती। इसके साथ साथ वो उन्होंने कभी वैसा कुएं का या तालाब का पानी नहीं पिया, बल्कि गंगा और यमुना और बरसात तीनों के मिले जुले पानी को वो हमेशा पीते थे और उसको संरक्षित करते थे। और ये कहा जाता है कि अकबर के मन में एक बात थी कि बादशाह को हमेशा भूखा रहना चाहिए। इसलिए अकबर को पता नहीं क्यों कि शाही जमा ने लिखा है कि भूख कम लगती थी। तो वो ऐसा नहीं है कि लंच भी लें डिनर भी लें, इस तरह का उनका नहीं होता था, बल्कि होता ये था कि वो घंटे भर पहले वो कहा करते थे कि मेरे लिए खाना तैयार किया जाए। 100 सेर खाना तैयार, 100 सेर सामान से उनका खाना बनता था और अकबर थोड़ा बहुत खाते थे। उसके बाद वो यतीमों में बांट दिया करते थे, जो भिखारी बाहर बैठे। क्यों? उनसे पूछा गया कि आप इतना बड़ा खाना बनवाते हो 100 सेर, लेकिन आप खाते बहुत कम हो। तो वो कहते थे कि एक तो बादशाह को भूखा रहना चाहिए और दूसरा ये है कि यतीमों को भी मालूम पड़ना चाहिए कि इस देश का बादशाह खाता क्या है। जो खाता है उसका स्वाद यतीमों को भी मिलना चाहिए। तो उन्होंने ये गंगा जमनी जो संस्कृति थी धर्म की, उसको समाप्त किया। जो उन्होंने अपने ईसाई अ, पादरियों को कहा कि इस देश में मैं हूँ, इसलिए तुम जिंदा हो, बाकी तो तुम ये मुल्ले तुम्हें छोड़ते नहीं। तो एक ऐसी संस्कृति उन्होंने पैदा की कि जो संस्कृति हमें आज भी लगता है कि उस संस्कृति के बल पर हम अपनी एक सामाजिक संस्कृति को बचाने के का जो हमारा दायित्व है, उसका हमें निर्वाह करना चाहिए। और ऐसे समय में अपने इतिहास को पढ़ना, चाहे अपने अकबर को पढ़ें, चाहे मुगल काल को पढ़ें, चाहे गांधी को पढ़ें, चाहे नेहरू को पढ़ें, चाहे अंग्रेज़ों को पढ़ें, हमें ये लगता है कि हमें उन चीज़ों की अपने इतिहास में जाकर के खोज करनी चाहिए और देखना चाहिए कि हमारी जो गंगा जमुनी संस्कृति है, वो भयंकर संकटों के बीच में भी कैसे जीवित रही, वो कभी मरी नहीं। और आज भी, क्योंकि मुझे लगता है कि आज भी उतना ही संकट उस गंगा जमुनी संस्कृति पर है
उसको हम कैसे बचाए रखें। हमारे समकालीन उपन्यास इस पूरे उदारीकरण के दौर में ये भी बताते हैं कि हम जैसे पीछे लौट रहे हैं, कि हम एक तरफ तकनीक की ओर भाग रहे हैं, एक तरफ विज्ञान की ओर भाग रहे हैं, एक तरफ धन के आधिक्य की ओर भाग रहे हैं, तो दूसरी ओर हम सांप्रदायिक भी होते जा रहे हैं। मित्रों, ये कुछ उपन्यास थे। मुझे लगता है कि समय मेरा समाप्त हो गया। अ, विजय जी को और आप सब लोगों को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि आपने मुझे अवसर दिया, सुना और उपन्यासों पर बात करके। क्योंकि मुझे लगता है कि अपने समकालीन उपन्यासों को केवल उपन्यास की दृष्टि से नहीं पढ़ा जाना चाहिए, बल्कि इस दृष्टि से भी पढ़ा जाना चाहिए। धन्यवाद। डॉक्टर सूरत पारीवाल ने जिस तरह समकालीन उपन्यासों पर चर्चा की है, वो वास्तव में उनके गहन अध्ययन और लगन का परिणाम है। और मैं समझती हूँ जितने भी श्रोता हैं उनके लिए काफी कुछ मानसिक खुराक प्राप्त हुई है, जो तुरंत तो नहीं पचाई जा सकेगी, लेकिन धीरे धीरे उसकी जुगाली करके उसको पचाया जा सकता है। मैं मृत्युंजय जी से आग्रह करूंगी कि वो धन्यवाद ज्ञापन का कार्यक्रम करें। मृत्युंजय जी। हाँ, सूरज पालीवाल जी को बहुत नमस्कार और जी उनको जी बधाई भी। नमस्कार। जी जी नमस्कार। एक आलोचक जो है वो केवल हमें उपन्यास पढ़ना नहीं सिखाता, अपने समय को पढ़ना भी सिखलाता है और साथ ही साथ अपने समय की विसंगतियों का सामना कैसे करेगा उसके सूत्र भी देता है। सूरज पालीवाल ने जी ने जो अभी व्याख्यान दिया उसमें ये 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण की, यही काम किया उन्होंने कि जो वर्तमान समय की जो विसंगतियां हैं, जो चुनौतियां हैं, जो त्रासदियां हैं, उसका सामना हम कैसे करेंगे और उसका सामना करने के लिए हमारा साहित्य और विशेषकर जो साहित्य के केंद्र में अभी उपन्यास है वह कैसे कर रहा है। इससे मतलब इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता कि हम अपने समय को से लोहा लेने के लिए तैयार कर दे कोई आलोचक। तो आज सूरज पालीवाल जी ने यही काम किया है कि हम सबों को, सारे श्रोताओं को अपने समय से लोहा लेना का औजार पकड़ाया है। एक तरह से ये औजार है उनका ये कहना कि हमारे बीच गांधी कोई नहीं है, गांधी भले ही न हो, लेकिन उन्होंने जो आधे दर्जन उपन्यास का नाम लिया वो इस वक्त हमारे बीच किस तरह से आलोक स्तंभ के रूप में खड़ा है, वो शायद कभी उससे जो रोशनी फूटेगी तो शायद हम समकालीन चुनौतियों का सामना कर पाएंगे। और सृजन संवाद को इसलिए बहुत बहुत सूरज जी को तो कोई बधाई और धन्यवाद देने का सवाल ही नहीं होता कि उन्होंने इस संस्था का आवेदन स्वीकार किया और फिर जिस तरह से उन्होंने हमें बताया, हम बहुत उनके आभारी रहेंगे कि इस तरह से हमें उन्होंने शिक्षित किया। और आप सबको, जो लोग यहाँ उपस्थित हुए, जो लोग शामिल हुए, नेहा जी और बताया गया कि रितु जी, सब लोगों ने मिलकर जो एक टीम काम करती है। भारत में ये भी एक मुश्किल है कि हम इंडिविजुअली तो काम करना जानते हैं, सहकारी स्तर पे काम करना नहीं जानते। टीम बना के काम करने की हमारी कोई परंपरा नहीं है। जब भी हम टीम बनाते हैं तो टीम से बड़ा हमारा ईगो होता है। लेकिन ये अच्छा है कि अब हम लोग टीम में सहकारी ढंग से काम करना सीख रहे हैं, तो इसके लिए सृजन संवाद को भी बहुत बहुत बधाई। और इस सब के पीछे खड़ी हैं विजय जी, तो उन्हें तो बधाई है ही है कि हम लोगों को जोड़ लेती हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत।